हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज़ अब तक 17 टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं। आज 18वां टेस्ट सीरीज इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो पिछले वर्ष के एग्ज़ाम के ही प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत में, टेस्ट सीरीज के अंत में एक रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। उस रीजनिंग का प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देर ना करते हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति किस अनुच्छेद में वर्णन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम सभी ऑप्शन को पहले देखेंगे। अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। तो इस ये चुनाव पद्धति है, ये जो है आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति का वर्णन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। कुछ इसमें डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अनुच्छेद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 54, 52, 57। तो 52 में देखिए क्या है, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में वर्णित है, ध्यान देंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 52, 52, ध्यान में रखेंगे। चलिए वही देखते हैं। अनुच्छेद 54 क्या है, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव वर्णित है। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 54 में है। और अनुच्छेद 52 में क्या था, तो भारत का एक राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में वर्णित है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है, तो ये इस प्रश्न को हम देखते हैं। ऑप्शन पहले कौन कौन है इसमें। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है महापद्मनंद, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, ध्यान में रखेंगे। देखिए कुछ ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। अशोक जो है, देखिए अशोक का अशोक से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अशोक जो है 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध से संबंधित है। देखिए कलिंग एक स्थान है जो उड़ीसा राज्य में है। और अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो है कौन सा धर्म अपनाए थे, तो बौद्ध धर्म। देखते हैं ऑप्शन सी के बारे में। महापद्मनंद क्या है, तो महापद्मनंद जो है नंद वंश के संस्थापक है, ध्यान में रखेंगे। नंद वंश के संस्थापक जो हैं कौन है, तो महापद्मनंद है। अब देखिए पुष्यमित्र शुंग क्या हैं, तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये जो है शुंग वंश के संस्थापक हैं। पुष्यमित्र शुंग जो हैं ये शुंग वंश के संस्थापक हैं। और शुंग वंश जो है आपका मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हत्या करने के बाद ये शुंग वंश की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन कौन त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, का नहीं होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल कौन कौन थे, तो ऑप्शन हम एक देखते हैं, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन बी चोल, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और चोल वंश। इनमें से कोई नहीं डी ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आप देखिए ऑप्शन ए, ध्यान में रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे दंतिदुर्ग। अब पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। देखिए नागभट्ट प्रथम, ध्यान दीजिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट प्रथम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं, 1890वां अधिवेशन, 1896वां अधिवेशन, 1922 का अधिवेशन, 1920 का अधिवेशन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1896 का अधिवेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे वो रहमतुल्लाह सयानी किए थे, ध्यान दीजिएगा। रहमतुल्लाह सयानी 1896 अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं 1922 जो अधिवेशन है वो गया में हुआ था और इस गया में ये 1922वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, और 1920 का जो अधिवेशन है ये आपका हुआ था नागपुर में, ध्यान दीजिएगा। 1920 का जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। और 1890 का जो अधिवेशन है ये कलकत्ता में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। ये 1896 का भी जो अधिवेशन है ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थॉमस रो आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इनमें से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थॉमस रो आया था। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। देखिए जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं इस ऑप्शन को, कुछ जानकारी ले लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो बाबर हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनका जो जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अकबर के शासनकाल में देखिए नवरत्न रहते थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नवरत्न किसके शासनकाल में थे। तो ये नवरत्न थे किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में जो थे। यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण इनमें से कौन करता है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत मोटर, ऑप्शन बी है डायनमो, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी है बोलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ध्यान में रखेंगे ऑप्शन ए जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और यहीं पे प्रश्न उल्टा पूछा भी जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो डायनमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो विद्युत मोटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा आकर्षण बल ग्रेफाइट के परतों के बीच उपस्थित रहता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है चुंबकीय बल, ऑप्शन सी है वांडर वाल्स बल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्यान दीजिएगा। वांडर वाल्स बल जो है ग्रेफाइट के परतों के बीच उपस्थित रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक इनमें से कौन है। हमेशा प्रश्न जो है इसी तरह से पूछा जाता है, सेम रहता है, ऑप्शन भी सेम रहता है। इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मीथेन है, एथेन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया था। बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की भाषा में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामकृष्ण परमहंस इनमें से किनके गुरु थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस इनमें से किनके गुरु थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है शंकराचार्य, ऑप्शन डी है विवेकानंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेरिंग जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं। बेरिंग जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है। ऑप्शन है ए भारत श्रीलंका, ऑप्शन है बी रूस और ब्रिटेन, ऑप्शन है सी रूस और अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत और इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस और अमेरिका। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेरिंग जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है, तो रूस और अमेरिका को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राणहिता किस नदी की सहायक नदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राणहिता किस नदी की सहायक नदी है।
देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। ध्यान में रखिएगा, सभी ऑप्शन को डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा टाइम लग रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है 1949। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1955, 1 जुलाई 1955। देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बोल देते हैं कि स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इंपेरियल बैंक नाम से जाना जाता था, और उसकी स्थापना जो हुई थी 1921 में हुई थी। ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन ए है 2016, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2010, ऑप्शन डी है 2017। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2017 में वस्तु एवं सेवा कर आया था, और ये इसी को बोलते हैं जीएसटी। ध्यान दीजिएगा, गुड्स सर्विस टैक्स। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन भूमि सीमा समझौते से है? देखिए, बहुत ही ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में पूछा है, नहीं ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शन ए है 99वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 101 संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है, आंसर है ऑप्शन डी। ध्यान में रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन से जो है भूमि सीमा समझौते से है। भूमि सीमा समझौता ये बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ था, इसलिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, देख लेते हैं। 101 संविधान संशोधन जो है जीएसटी से है, और 52वां संविधान संशोधन जो है दल बदल से है। देखिए, दल बदल ध्यान में रखेंगे, और डिस्कस करने पे ज़्यादा टाइम लग रही है, इसके वजह से सभी को शॉर्ट में ही निकलते जा रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या वर्णन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है नागरिकता, ऑप्शन डी है राज्य क्षेत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। ध्यान में रखेंगे, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है, और ये जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाका किसका मिश्र धातु है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाका, ऑप्शन देख लेते हैं। Cu प्लस Zn यानी कॉपर और जिंक, Sn प्लस Pb टीन और सीसा, और Cu प्लस Zn प्लस Sn यानी कि कॉपर, जस्ता और टीन, Cu प्लस Sn यानी कॉपर और टीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, Sn प्लस Pb। देखिए, टाका को शोल्डर के भी नाम से जाना जाता है, ये चीज़ें हमें आपको बताता हूँ, शोल्डर। देखिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी है फोटोवोल्टिक प्रभाव, और एक और ऑप्शन है, देख लेते हैं। ऑप्शन डी है प्रकाश गति की प्रभाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोटोवोल्टिक प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस शासक को सेंड्रोकोटस के नाम से बुलाया जाता था? इनमें से किस शासक को सेंड्रोकोटस के नाम से बुलाया जाता था? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से बुलाया जाता था। यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी देते हैं, ये यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। ध्यान दीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड टेस्ट दिए हैं, रीजनिंग का प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।